हेलो दोस्तों, वेलकम टू निक मैकटेक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हीट ट्रीटमेंट के बारे में। जो भी इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बताऊंगा, जो कि आपके यूनिट 4 में मटेरियल इंजीनियरिंग के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। मैं आपके लिए देखो दोस्तों स्लाइड बना के लाया हूँ। ये सब मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊँगा। टेम्परिंग क्या होती है, हार्डनिंग क्या होता है दोस्तों, नॉर्मलाइजिंग क्या होती है ना, एनीलिंग क्या होती है ना, स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग क्या होती है, प्रोसेस एनीलिंग वगैरह। ये सब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। तो सबसे ज़्यादा इसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये है कि टीटीडी डायग्राम क्या होता है। ये आपके एग्ज़ाम में, कल के एग्ज़ाम में मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। कम से कम 10 नंबर में पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये भी समझिए आप, और इसको एग्ज़ाम में लिख कर कैसे आओगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हीट ट्रीटमेंट प्रोसेसेस के किस तरीके से हम क्लासिफिकेशन इसका करते हैं। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करते हैं टेम्परिंग। ठीक है, टेम्परिंग कौन कौन सी टेम्परिंग होती है इसमें? ऑस टेम्परिंग करते हैं और मार टेम्परिंग करते हैं दोस्तों हम। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें एनीलिंग करते हैं हम दोस्तों। क्या करते हैं दोस्तों? एनीलिंग करते हैं। और एनीलिंग के अंदर भी प्रोसेस एनीलिंग होती है, फुल एनीलिंग होती है, स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग होती है, और ये आपकी ये वाली एनीलिंग होती है, सैफर्डाइज। ठीक है दोस्तों, ये सब मैंने आपकी स्लाइड बना के ना, मैं आपको समझाऊंगा ये क्या क्या होता है। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। इसमें क्लासिफिकेशन आ जाए तो आपको और क्या लिख कर आना है, और आपको क्लासिफिकेशन में क्या बताओगे कि नॉर्मलाइजिंग, ठीक है, और स्यूडोजाइजिंग क्या होती है, केस हार्डनिंग, है ना, सॉलिड के केस में, लिक्विड के केस में, और गैसेज के केस में कैसे हार्डनिंग करते हैं। मतलब बेसिकली इसमें हम कार्बनाइजिंग करते हैं, कार्बन की मात्रा बढ़ाते हैं। तो किस किस प्रकार से करते हैं, ये सब क्लासिफिकेशन है। आपको कुछ नहीं करना है, बस ये लिख कर आना है। एग्ज़ाम में अगर क्लासिफिकेशन आ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर में आएगा या 2 नंबर में आएगा, और इससे ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। साइनाइडिंग क्या होती है, नाइट्राइडिंग, ठीक है, कार्बोनाइड हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग। तो ये सब क्या है दोस्तों, इसके क्लासिफिकेशन है। अगर सीधे क्वेश्चन में आ जाए कि क्लासिफिकेशन ऑफ हीट ट्रीटमेंट के क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं, तो आप डायरेक्ट ये सब लिख सकते हो उसमें। अब बात करते हैं इसके मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि दोस्तों टीटीडी डायग्राम क्या होता है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर में आएगा डायरेक्ट। ठीक है, कल के एग्ज़ाम में 110% आएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले ये क्या होता है, मैं कुछ पॉइंट बना के लाया हूँ, अच्छी तरीके से लिख कर लाया हूँ इसको, ताकि आपकी हेल्प हो सके, आप एग्ज़ाम में लिख सको। तो देखिए दोस्तों कि ये क्या है, टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम है। सबसे पहली बात, टीटीडी डायग्राम क्या है? टेम्परेचर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम है। और इसमें हम देखो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। क्या रखते हैं दोस्तों? टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। इसीलिए हम इसको आइसोथर्मल डायग्राम भी बोलते हैं। और इस डायग्राम के अंदर दोस्तों, जब हम डायग्राम बनाएंगे इसका, तो इसमें सी कर्व होता है एक तो, और एक एस कर्व होता है। इसीलिए हम इसको सी कर्व और एस कर्व डायग्राम भी बोल देते हैं। और इसमें हम करते क्या हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। किस चीज़ की? एक ऑसेंट, है ना, ऑसेंटिनाइट को ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं किस चीज़ में? पेयरलाइट में, और मार्टिनसाइट में, और बेनाइट में। अब दोस्तों देखिए किस तरीके से करते हैं वो देखिए। मान लो सपोज डैट हमारे पास एक ये रॉड है, मान लो, है ना, कोई भी एक स्टील है एक तरीके से। जब स्टील को, हमारे पास स्टील है ये, ठीक है, अब इस स्टील को हमने अभी हीट नहीं किया, तो इसका टेम्परेचर कितना है? T0 है। जब हमने इस स्टील को हीट कर दिया, है ना, ठीक है, हीट कर दिया, तो यहाँ पर टेम्परेचर तो इसका T0 है। हीट करने के बाद पहले इसका टेम्परेचर कितना हुआ? 500 डिग्री सेल्सियस हुआ। ये मैंने आपको लिख रखा है। और T1 पे हमने कितना कर दिया? 700 डिग्री सेल्सियस कर दिया दोस्तों। ठीक है, टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें हम और क्या करेंगे कि स्ट्रेस इसकी रिलीफ करेंगे, है ना, प्रॉपर्टी इम्पैक्ट करेंगे, और स्ट्रक्चरल चेंज कहीं ना कहीं आएगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो स्ट्रक्चरल चेंज भी आएगा, और स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं कम करेंगे, है ना। तो ये सब है इसमें। और इसको लिखेंगे कैसे? देखो, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको लिख के नीचे दिखा दिया है। क्या लिख के दिखा दिया है कि इसमें टीटीडी डायग्राम में होता क्या है? व्हेन वी कूल द ऑसेंटिनाइट बिटवीन एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर है ना, ऑसेंटिनाइट को जब हम कम करते हैं, पहले तो हमने टेम्परेचर हमारा T1 था, T0 था, टेम्परेचर कुछ नहीं था, और उसका हमने सडनली टेम्परेचर बढ़ा दिया। क्या कर दिया? पहले 500 डिग्री सेल्सियस किया, फिर उसको
700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दिया। फिर उसको हमने कूल डाउन किया। क्या किया दोस्तों? कूल डाउन किया। जब कूल डाउन किया तो कूल डाउन करने से कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेस रिलीफ की हमने, ठीक है, क्या की, उसकी स्ट्रेस निकाली, है ना। और क्या किया हमने? स्ट्रेस रिलीज की। और क्या किया हमने? स्ट्रक्चरल चेंज भी आएगा उसमें और प्रॉपर्टी इम्पैक्ट भी उसमें हमने किया। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख रखी है कि व्हेन वी कूल द ऑसेंटिनाइट बिटवीन एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर पे जब हम ऑसेंटिनाइट को कूल डाउन करते हैं एंड मेंटेन दैट टेम्परेचर फॉर शॉर्ट टाइम, तो उस टेम्परेचर को कुछ समय के लिए मेंटेन करके रखना पड़ता है हमको, ठीक है। जब हम मेंटेन करके रखते हैं देन वी सी, हम देखते हैं उसमें फिर कि देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चरल चेंज इन ऑसेंटिनाइट, तो उसमें कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है और कोई ना कोई स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है उसमें, ठीक है दोस्तों। अब हम समझते हैं इसका मेन जो है, ये डायग्राम मेन है दोस्तों। अब इस डायग्राम को ध्यान से समझिए, इस डायग्राम को दोस्तों ध्यान से समझिए। इस डायग्राम में सबसे पहले इस साइड हमने ले लिया वाई एक्सिस और इस साइड हमने ले लिया एक्स एक्सिस दोस्तों। क्या ले लिया? एक्स एक्सिस ले लिया। तो मैंने आपको बताया था जब टीटीटी डायग्राम में हम दो तरह के कर्व देखते हैं। पहला जो देखो ये कर्व देखने को मिल रहा है आपको, ये जो बनाया है ये कर्व, ये एस कर्व है पहला, ठीक है। दूसरा कर्व मैंने क्या बताया दोस्तों? सी कर्व मैंने आपको बताया। यही तो मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के कर्व आपको देखने को मिलेंगे एस डायग्राम में, ठीक है। टीटीडी डायग्राम में दो तरह के कर्व देखने को मिलेंगे जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए हैं। तो ये जो पहला कर्व है यहाँ, ये क्या है? ये जो ये यहाँ पर ये क्या है? SOT है। SOT स्टैंड फॉर स्टार्टिंग, क्या है दोस्तों? स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन की स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है दोस्तों। और नीचे ये डॉट 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 आपको लिख रहा है, इस तरीके से आप डायग्राम बनाना है। तो ये क्या है? 50% ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कितनी हो गई है? 50% हो गई है, उस चीज़ को ये दर्शा रहा है। और ये सी कर्व है, यहाँ पर क्या है? 100% ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। एस जब बनेगा तो स्टार्टिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगी, सी बनेगा तो एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगी। इन सिंपल वर्ड्स आप ये समझ सकते हो। तो इसमें हम करते क्या हैं, क्या करते हैं दोस्तों, वो चीज़ देखिए। इसमें ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो रीज़न दिख रहा है आपको 240 से ऊपर वाला रीज़न, कौन सा? 240 से लेके 540 के बीच में, इन दोनों के बीच में जो रीज़न है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम बेनाइट रीज़न। क्या बोलते हैं? देखो ये मैंने मार्क कर रखा है, इसको बोलेंगे दोस्तों बेनाइट रीजन। ये आपको याद रखना है कि 240 से ऊपर जो रीजन है 540 तक, इसको बोलेंगे हम बेनाइट रीजन। और 540 से लेके 700 डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं हम पारलाइट रीजन। ये आपको लिखना है, अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको लिखना है उसमें। और दोस्तों 240 से नीचे का जो रीजन है इसको बोलते हैं हम मार्टेंसाइट रीजन, ठीक है। और जो ये डैशेस से मैंने आपको शो कराया है, इसको बोलते हैं ऑसेंटिनाइट जोन, ठीक है। ये भी देखो ऑसेंटिनाइट क्या है? जोन है दोस्तों। आ रहा है कुछ समझ आपको? आई होप आ रहा होगा। और आप इसको एग्ज़ाम में लिखोगे कैसे, अब वो देखिए दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले इन TTC डायग्राम में देखो, आप इस तरीके से डायग्राम बना देना इसको, और इसको लिखना कैसे वो देखिए। मैंने जो अभी आपको बताया उसी चीज़ को यहाँ पर लिखूँगा मैं। देखो, इन केस ऑफ TTT डायग्राम हम क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑसेंटिनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, टेक फर्स्ट प्लेस, ठीक है। क्या होती है? ट्रांसफॉर्मेशन होती है ऑसेंटिनाइट का। तो इसमें क्या होता है? फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू 500 डिग्री सेल्सियस टू 700 डिग्री सेल्सियस। जब मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? ये जो है आपका 500 डिग्री सेल्सियस से दोस्तों, 500 डिग्री सेल्सियस से लेके 700 डिग्री सेल्सियस को तक है, इसको क्या बोलते हैं? पायलाइट रीजन बोलते हैं। यही देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू 500 डिग्री सेल्सियस टू 700 डिग्री सेल्सियस कॉल्ड पायलाइट रीजन। क्या बोलते हैं इसको? पायलाइट रीजन बोलते हैं। और 240 डिग्री से 540 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? बेनाइट रीजन बोलते हैं। और बिलो 240 डिग्री सेल्सियस इसको बोलते हैं मार्टिसाइट रीजन। ये मैंने आपको बता दिया कि 540 से लेके 70 तक क्या लिखते हैं? 700 तक पार्टिलाइट रीजन। और 240 से लेकर 500 के बीच में क्या होता है? बेनाइट रीजन। और 240 से नीचे जो कितना है बिलो,
इसे हम मार्स एंटीसाइड रीजन बोलते हैं दोस्तों। ये मैंने आपको बता दिया, ये आप फर्स्ट पॉइंट लिख लेंगे। और देखो सेकंड पॉइंट दोस्तों, आप इसमें क्या लिखोगे? सेकंड पॉइंट आपको लिखना है, ये जो मार्टेंसाइट इज़ अ मेटल फॉर्म ऑफ स्टील। ये क्या है? मेटल फॉर्म ऑफ स्टील है। एंड -38 डिग्री और सेंटीनाइट इट कन्वर्टेड इनटू मार्टेंसाइट इज़ 99.9%। ठीक है, -38 डिग्री से लेके और सेंटीनाइट को किस में कन्वर्ट करते हैं हम? मार्टेंसाइट में कन्वर्ट करते हैं। कितनी हो पाती है? 99.9% कन्वर्ट हो पाती है, मतलब फुली कन्वर्ट नहीं हो पाती है। तो डेट इज, मैंने यहाँ पर डेट इज डाल के लिख भी दिया है कि जो ऑसेंटीनाइट जो आपकी होती है इज़ नॉट टोटली कन्वर्टेड इनटू मार्टेंसाइट एट एनी टेम्परेचर। समझ आया दोस्तों? कुल मिला के इसमें आपको यही लिखना है, जो आपका ऑसेंटीनाइट जो है टोटली कन्वर्टेड नहीं होती है मार्टेंसाइट में एट एनी टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। इफ़ वी कंसिडर हार्डनेस फैक्टर, अगर हम इसके हार्डनेस फैक्टर के बारे में बात करें टीपीपी डायग्राम के, देन हार्डनेस ऑफ मार्टेंसाइट इज ग्रेटर देन बेनाइट। जो हार्डनेस होगी मार्टेंसाइट की बड़ी होगी किससे? बेनाइट से। और जो हार्डनेस है बेनाइट की वो किससे बड़ी होगी दोस्तों? पियरलाइट से। ये बात आपको याद रखना है। तो इसमें हम लिख सकते हैं, हैंस इन टीटीडी डायग्राम ऑसेंटीनाइट इज कन्वर्टेड इनटू पियरलाइट में, बेनाइट में और मार्टेंसाइट में हम कन्वर्ट करते हैं इसको, ऑसेंटीनाइट को दोस्तों। और कैसे कन्वर्ट करते हैं? हीट ट्रीटमेंट देके। ठीक है दोस्तों, ये था आपका टीटीडी डायग्राम। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था दोस्तों। अब मेन हम बात करते हैं इसमें हीट ट्रीटमेंट के बारे में दोस्तों, कि हीट ट्रीटमेंट होता क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ते हैं कि हीट ट्रीटमेंट क्या होता है। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हीट ट्रीटमेंट। तो देखिए दोस्तों, हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील इज़ द हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ मेटल टू चेंज देयर फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। हम भी हीट ट्रीटमेंट क्यों करते हैं? हीट ट्रीटमेंट करते हैं हम स्टील का, क्यों करते हैं? कि भैया उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है और मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उसमें चेंज लाने के लिए तो करते हैं। विदाउट लेटिंग चेंज इन इट शेप, उसकी शेप में चेंज ना आए, उसकी फिजिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टी चेंज करते हैं, हीट करते हैं हम जब। ठीक है दोस्तों, और नेक्स्ट इसमें मैंने पॉइंट लिख रखा है, क्या पॉइंट है? कि हीट ट्रीटमेंट कुड बी सेड टू बी अ मेथड फॉर स्ट्रेंथनिंग मटेरियल बट कुड आल्सो बी यूज टू अल्टर सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज इम्प्रूविंग फॉर्मेबिलिटी, मशीनिंग ETC। मतलब हीट ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं? हीट ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं कि जो भी हमारे पास मेटल है, मान लो स्टील का मेटल है, ठीक है, स्टील है हमारे पास, उसकी फॉर्मेबिलिटी बढ़ाएंगे। ठीक है, कि ईजिली कन्वर्ट हो जाए, मान लो ठोस से पिघला के उसमें, है ना, मोल्डिंग वगैरह करके इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर दे, ईजिली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, उसकी फॉर्मेबिलिटी बढ़ा देंगे। ठीक है, उसकी मशीनेबिलिटी बढ़ा देते हैं, मशीनिंग वगैरह बढ़ाते हैं। तो ये सब किससे होता है दोस्तों? हीट ट्रीटमेंट से होता है। ये मैंने आपको लिख भी रखा है यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं दोस्तों कि एनीलिंग क्या होता है दोस्तों। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? एनीलिंग के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये एनीलिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी टॉपिक बता रहा हूँ ना, केवल आप यही पढ़ के जाओ हीट ट्रीटमेंट में, तो आपको नंबर अच्छे खासे मिल जाएंगे दोस्तों। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लग रही हो, पसंद आ रही हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। और इससे पिछली वीडियो मैंने भी बनाई है हिट यूनिट फर्स्ट के ऊपर, ठीक है, वो आप देखना, आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में, अभी तक आपने नहीं देखी हो तो। दोस्तों बात करते हैं एनीलिंग के बारे में। तो एनीलिंग में क्या होता है दोस्तों, देखो कि एनीलिंग इज़ अ प्रोसेस, एनीलिंग ये वाली प्रोसेस होती है बाय विच प्रॉपर्टी ऑफ स्टील आर एनहांस टू मीट मशीनेबिलिटी रिक्वायरमेंट। समझ रहे हो? मतलब जो भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, स्टील की प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसे हम एनहांस करते हैं। क्यों एनहांस करते हैं? बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाते हैं? ताकि जो भी मशीनेबिलिटी जो हम चाहिए, हमें जो प्रोडक्ट की मशीनेबिलिटी चाहिए, वहाँ तक वो पहुँच पाए। इसीलिए उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? एनीलिंग बोलते हैं दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसमें आप क्या लिखोगे? नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो आप, एनीलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द स्टील स्लाइटली, है ना, स्टील को हम हीट करते हैं अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील 723 डिग्री। ये आपको याद रखना है कि एनीलिंग में हम 723 डिग्री, ठीक है, क्रिटिकल इससे अबव करते हैं जब क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ाते हैं,
तब उसकी एंड अलाउ, उसके बाद क्या करते हैं, अलाउ इट टू कूल डाउन वेरी स्लोली, और उसको धीरे 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 स्लोली कूल डाउन होने के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है कि हम इसको, जो स्टील है उसको हम बढ़ाते हैं स्लाइटली, ठीक है, क्रिटिकल टेम्परेचर स्टील के 72 डिग्री सेल्सियस, ठीक, सेंटीग्रेड इससे, और उसके बाद जब हम बढ़ा देंगे उसको, तो उसके बाद उसको धीरे धीरे छोड़ देंगे, कूल डाउन करेंगे वेरी स्लोली। ये दोस्तों एनीलिंग में होता है। और एनीलिंग कितने टाइप की होती हैं दोस्तों, एनीलिंग के 2 टाइप होते हैं, एक फुल एनीलिंग और एक दोस्तों प्रोसेस एनीलिंग और स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग। ये 3 टाइप के बारे में बात करेंगे हम एनीलिंग में दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं हम पहले टाइप के बारे में दोस्तों, फुल एनीलिंग क्या होती है। तो देखिए, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग हीटिंग द स्टील, ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्टील को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं 30 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील एंड मेंटेन द टेम्परेचर फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। पहले हम इसको गर्म करेंगे 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तक, पहले सेंटीग्रेड तक, सॉरी 30 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहले हम गर्म करेंगे इसको, स्टील को, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगे, क्या करेंगे, मेंटेन करके रखेंगे स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम तक। फिर अलाउ देन मटेरियल स्लोली कूल डाउन, उसको हम धीरे धीरे कूल डाउन करने के लिए अलाउ करेंगे। और अलाउ कहाँ करेंगे, इनसाइड द फर्नेस इटसेल्फ विदाउट द फोर्स मीन ऑफ कूलिंग, मतलब उसको हवा चला के, है ना, पंखा चला के कूलिंग डाउन नहीं करेंगे, या फिर बाहर आपने रख दिया हवा में, यानी खुली स्पेस में रख दिया, ऐसे कूल नहीं करते हैं। अगर सपोज डेट आपके पास भट्टी है, ठीक है, भट्टी समझ से फर्नेस जिसके अंदर हीट ट्रीटमेंट होता है, मतलब आग आग वगैरह होती है, उससे जलाते हैं हम उसको, अंदर हीट ट्रीटमेंट करते हैं। तो दोस्तों उसी के अंदर, फर्नेस के अंदर ही हम रखेंगे। अगर हम इसको 30 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर उसको हीट करेंगे, और हीट करने के बाद उसको वहीं के वहीं फर्नेस के अंदर ही कूल डाउन होने के लिए छोड़ देंगे। ये नहीं आपने फ़ैन वगैरह चला दिया उससे कूल डाउन कर रहे हैं। अगर फ़ैन वगैरह चलाओगे कूल डाउन करोगे तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी ना वो चेंज मिलेंगी आपको, और उसी के अंदर कूल डाउन कर दोगे तो प्रॉपर्टीज़ चेंज मिलेंगी। तो आपको इसमें फुल एनीलिंग में क्या करते हैं, फर्नेस के अंदर ही हम करते हैं कूल डाउन, ये बात आपको याद रखनी है। और देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखोगे आप इसमें, हॉट वर्क शीट। हॉट वर्क शीट फॉर्जिंग हो गया, इसमें कास्टिंग करते हैं हम, ठीक है, मेड ऑफ मीडियम हाइट हाई कार्बन स्टील, नीड फुल एनीलिंग। फुल एनीलिंग में क्या क्या किसकी क्यों करते हैं फुल एनीलिंग, कास्टिंग के केस में करते हैं, फॉर्जिंग के केस में करते हैं, और हॉट वर्कशीट बनाते हैं, इसमें फुल एनीलिंग का प्रयोग होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, प्रोसेस एनीलिंग क्या होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दिस प्रोसेस इज मेनली सूटेबल फॉर लो कार्बन स्टील। पहली बात, ये प्रोसेस एनीलिंग है, ये किसके लिए सूटेबल है, ये लो कार्बन स्टील के लिए सूटेबल है, पहली बात आपको याद रखना है। दूसरी बात, द मटेरियल इज हीटेड अप टू टेम्परेचर जस्ट बिलो द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, मटेरियल को हीट करते हैं कौन से, जस्ट बिलो द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ स्टील, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, कूल्ड वर्कशीट नॉर्मली टेंड टू पोज इंक्रीज द हार्डनेस, क्या बढ़ाती है इसकी, हार्डनेस को इंक्रीज करती है, और डिक्रीज द डक्टिबिलिटी मटेरियल टू डक्टाइल डिफ़िकल्ट वर्क की। कोल्ड वर्कशीट नॉर्मली टेंड टू पोजेज इंक्रीज द हार्डनेस, इन हार्डनेस को बढ़ाती है, एंड डिक्रीज द डक्टिलिटी मेकिंग इट डिफ़िकल्ट टू वर्क, डक्टिलिटी को बढ़ा देती है ताकि इस पर काम करना क्या हो जाए, थोड़ा सा कठिन हो जाए दोस्तों। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में कि प्रोसेस एनीलिंग टेंड टू इम्प्रूव दिस करेक्टरिस्टिक्स, दिस इज मेनली कैरिड आउट इन कोल्ड रोल्ड शीट लाइक वायर ड्रॉन शीट, है ना। इसमें प्रोसेस एनीलिंग में क्या करते हैं हम, वायर ड्रॉन शीट होती है, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन इंटरमीडिएट ऑपरेशन, कौन से ऑपरेशन होते हैं इसमें दोस्तों, इंटरमीडिएट ऑपरेशन होते हैं। ये थ्योरी है दोस्तों, आपको पढ़ना है और एग्जाम में लिख कर भी आना है। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग के बारे में कि स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग क्या होता है दोस्तों। तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि लार्ज कास्टिंग और वेल्डिंग स्ट्रक्चर किसके लिए यूज़ होती है, जो बड़ी बड़ी हम कास्टिंग करते हैं ना, वेल्डिंग वगैरह करते हैं, उसके लिए यूज़ होती है। टेंड टू पोजेस इंटरनल स्ट्रेसेस, क्योंकि उसके अंदर
जब हम उसको बेल्डिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसके अंदर स्ट्रेस आ जाती है कहीं ना कहीं, और उस स्ट्रेस को निकालने के लिए स्ट्रेस रिलीफ एनीलिंग का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, मेनली ड्यूरिंग दियर मैन्युफैक्चरिंग एंड अनइवन कूलिंग। जब हम उसको मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर उसकी कूलिंग वगैरह करते हैं, उसकी रिलीफ निकालने के लिए, स्ट्रेस निकालने के लिए इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं हम। दिस इंटरनल स्ट्रेस कॉज ब्रिटलनेस एज आइसोलेटेड लोकेशन इन द कास्टिंग और स्ट्रक्चर विच इज़ लेड टू द सडन ब्रेकेज और फ्रैक्चर ऑफ द मटेरियल। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व हीटिंग द कास्टिंग, है ना। इसमें कौन कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं, हीटिंग द कास्टिंग और स्ट्रक्चर अबाउट द 650 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें बारे में बात करते हैं कि द टेम्परेचर इज मेंटेन कॉन्स्टेंटली फॉर फ्यू हावर। कुछ हावर तक इसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं और अलाउ टू कूल डाउन स्लोली, और इसको स्लोली कूल डाउन करते हैं हम दोस्तों। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसमें दोस्तों कि साइफर डाइज एनीलिंग क्या होती है दोस्तों। अब साइफर डाइज एनीलिंग में क्या करते हैं हम, दिस इज a process of high carbon and allow steel in order to improve the machinability। ये ऐसी प्रोसेस है जब हम किसी भी उसकी प्रोडक्ट की मशीनेबिलिटी बढ़ा रहे हैं तो फॉर हाई कार्बन एंड अलाउ, ठीक है, किसके केस में, हाई कार्बन के केस में और अलाउ के केस में, अलाउ स्टील के केस में जब हम मशीनेबिलिटी बढ़ाते हैं उसकी, तब हम साइफोडाई एनीलिंग का प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, द प्रोसेस टेंड टू इम्प्रूव द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टील। किसके लिए यूज़ होती है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टील को इम्प्रूव करने के लिए। दिस कैन डन बाय 2 मेथड, ये 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड क्या है दोस्तों, पहला मेथड आपको ये दे रखा है और सेकंड मेथड भी दे रखा है। पहला मेथड क्या है, द मटेरियल इज हीटेड जस्ट बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर अबाउट 700, दोस्तों याद रखना 700 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड द टेम्परेचर इज मेंटेन फॉर 8 आवर एंड अलाउ देन कूल स्लोली। पहला प्रोसेस क्या है इसमें साइफोडाइज एनीलिंग में कि 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहले तो उसको गर्म करेंगे टेम्परेचर को, ठीक है, मेंटेन करके रखेंगे उसको कितने आवर तक, 8 आवर तक मेंटेन करेंगे, उसके बाद उसको स्लोली कर देंगे। ये पहला इसका प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या है दोस्तों, हीटिंग एंड कूलिंग द मटेरियल अल्टरनेटिवली। पहले है ना, एक दूसरे एक के बाद एक अल्टरनेटिवली मैनर में उसको हीटिंग करेंगे, कूलिंग करेंगे बिटवीन टेम्परेचर जस्ट बिलो द लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया हो। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं दोस्तों कि ये नॉर्मलाइजिंग क्या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट इज़ अ प्रोसेस अप्लाइड टू फेरस मटेरियल। पहली बात, ठीक है, ये कैसा कि हीट ट्रीटमेंट, नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट इज़ अ प्रोसेस अप्लाइड टू फेरस मटेरियल। किसके केस में यूज़ होती है, फेरस मटेरियल के केस में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट इज एनहांस द मशीन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, नॉर्मलाइजिंग हम क्यों करते हैं, हम एनहांस करते हैं किस चीज़ को, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को, किसकी, मटेरियल बाय रिफाइनिंग द माइक्रो स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, उसकी माइक्रो स्ट्रक्चर को रिफाइनिंग करके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करते हैं नॉर्मलाइजिंग में दोस्तों। और इसमें देखो, द फेरस मेटल इज हीटेड ऑसेंटिकाइज फेज, फेरस मेटल को हीट करते हैं हम, एंड अबव द ट्रांसफॉर्मेशन रेंज एंड सब्सिक्वेंटली कूल्ड इट एयर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, उसको रूम टेम्परेचर पे कूल भी करते हैं। फिर नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट बैलेंस द स्ट्रक्चरल इरेगुलरिटीज़, जो भी इसमें इरेगुलरिटीज़ होती है उसको बैलेंस करता है। फिर ये मेक द मटेरियल सॉफ्ट एंड फर्दर वर्किंग, और मटेरियल को सॉफ्ट भी रखता है और दोबारा काम करने के लिए बना देता है इसको दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें क्या लिखोगे दोस्तों कि द कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन सच एज फॉर्जिंग हो गया, आपका बेंडिंग हो गया, ये सब क्या है, कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन है। हैमरिंग हो गया, हार्डनेस हो गया ऑफ द मटेरियल मेक इट डक्टाइल, इट लेस डक्टाइल। ठीक है, सम गोज फॉर हीट अफेक्टेड एरिया नियर वेल्डेड पोर्सन। ठीक है, जहाँ पे वेल्डिंग वगैरह करते हैं वहाँ पे थोड़ी थोड़ी हीट भी होती है, वो आपको पता होगा अच्छी तरीके से। द नॉर्मलाइजिंग हीट ट्रीटमेंट कैन रीगेन द डिफिकल्टीज डक्टिलिटी। ठीक है, डक्टिलिटी को दोबारा से रीगेन कर सकता है। और द सॉफ्टनेस ऑफ दिस मटेरियल, दिस ट्रीटमेंट इज आल्सो यूज फॉर बिफोर सब्सिक्वेंट सरफेस हार्डनिंग एंड इम्प्रूव द रेस्पॉन्स ऑफ डिजायर्ड हार्डनिंग। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं हार्डनिंग के केस में दोस्तों। और हार्डनिंग क्या होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, आप अच्छी तरीके से दोबारा पढ़ोगे ना एक बार तो आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगा दोस्तों।
तो देखिए दोस्तों, हार्डनिंग क्या होता है अब। हार्डनिंग इन्वॉल्व हीटिंग ऑफ स्टील। ठीक है दोस्तों, क्या इन्वॉल्व करता है इसमें, क्या होता है, हीटिंग ऑफ स्टील, कीपिंग इट एन अप्रोप्रिएट एप्री appropriate temperature until the perlite is transferred to austentinite। ठीक है दोस्तों, क्या आपको क्या करते हैं हम, हीटिंग ऑफ स्टील को हीट करते हैं जब तक जो पियरलाइट जो आपका है ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाता है किस में, ऑसेंटिनाइट में। देन क्वेंचिंग इट रैपिडली वाटर और ऑयल, फिर उसको डायरेक्ट पानी या ऑयल में उसको डाल देते हैं। तुमने देखा होगा दोस्तों, ये मान लो आपके पास एक लोहे का वो होता था ना, छेनी बनाते हैं ना, इस तरीके से उसको हैमर से मारते मारते ऊपर से मारते मारते पहले हीट करेंगे, फिर उसको हैमर से मारेंगे। जब हम मारते हैं तब उसकी शेप थोड़ी सी चेंज होती है, फिर उसको डायरेक्ट तुरंत पानी में डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वही ये करा है, क्वेंचिंग इट रैपिडली इन वाटर और ऑयल, है ना, उसको वाटर या ऑयल में डाल देते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें बात करते हैं हम, द टेम्परेचर एट विच और सेंटिनाइजिंग रैपिडिटी टेक प्लेस। ठीक है, डिपेंड अपॉन द कार्बन कंटेंट इन द स्टील यूज, कि कितनी परसेंट कार्बन उस स्टील में यूज़ हुई है उसके ऊपर डिपेंड करती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं, दैट द हीटिंग टाइम शुड इंक्रीज इंश्योरिंग दैट कोर विल बी आल्सो फुली ट्रांसफर्ड इनटू और सेंटिनाइट। ठीक है, जब तक हीट करते हैं तब तक उसके अंदर कोर तक, मतलब गहराइयों तक उसके अंदर, है ना, पूरा का पूरा हीट ना हो जाए अच्छी तरीके से, तब तक उसको हीट करते हैं उसको, किस चीज़ को, स्टील को दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों टेम्परिंग के बारे में, कि टेम्परिंग क्या होती है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, टेम्परिंग इज ए प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग करेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल स्पेशली स्टील बाय हीटिंग हाई टेम्परेचर थ्रू बिलो द मेल्टिंग पॉइंट एंड कूलिंग इट यूजली एयर। मतलब इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले स्टील को हम मेल्ट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम उसमें क्या कर रहे थे, हम पीछे क्या कर रहे थे दोस्तों, कि हम फर्नेस के अंदर ही उसको ठंडा होने रख रहे थे, और इसको हम क्या कर सकते हैं, एयर वगैरह ना उसमें ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं दोस्तों। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे आप, द प्रोसेस हैज़ द इफेक्ट ऑफ टफिंगनेस, है ना, क्या हो जाएगी, टफिंगनेस आ जाएगी, बाय लेसिंग ब्रिटलनेस और रिड्यूसिंग इंटरनल स्ट्रेस, और उसकी जो इंटरनल स्ट्रेस होगी उसमें भी कमी आएगी कहीं ना कहीं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आप क्या लिखोगे दोस्तों, कि सूटेबल टेम्परेचर फॉर टेम्परिंग वेरी कंसिडरेबली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्टील। ठीक है, जब स्टील का टाइप क्या है उसके बेस पे हम डिपेंड करते हैं कि कौन सा टेम्परेचर उस पर टेम्परिंग के लिए यूज़ करेंगे हम। ठीक है, डिज़ाइन एप्लीकेशन क्या है उसकी, फॉर टूल स्टील कैसी है, हार्डनेस ऑफ विच रिटेन द रेंज यूजली यू फ्रॉम 200 डिग्री टू 250 डिग्री सेल्सियस तक यूज़ करते हैं हम, और 400 डिग्री टू 500 फ़ारेनहाइट तक यूज़ करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द टर्म इज आल्सो यूज फॉर हार्डनिंग बाय कोल्ड वर्किंग एंड ड्राइंग वायर फॉर रोलिंग सीट। ठीक है, किसके लिए यूज़ होती है ये दोस्तों, ये कोल्ड वर्किंग ऑपरेशन है, ड्राइंग वायर में हो गया, वायर में बनाते हैं उसको, है ना, रोलिंग सीट वगैरह, तो इन सबको, ये सब था आपको दोस्तों हार्डनिंग में। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑस टेम्परिंग क्या होती है दोस्तों। एक वीडियो में एक साथ कवर करना बहुत दिक्कत हो जाती है, चलो देखते हैं ऑस टेम्परिंग क्या होता है दोस्तों। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ोगे ना, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगी नॉर्मल। देखिए, द ऑस टेम्परिंग इज अ मिसनोवर बिकॉज इट इज़ नॉट टेम्परिंग प्रोसेस। ऑस टेम्परिंग थोड़ा सा कहीं ना कहीं सबको दिक्कत आती है कि हार्डनिंग और ऑस टेम्परिंग में क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये क्या है, बट हार्डनिंग प्रोसेस है ये। कैसी प्रोसेस है दोस्तों, हार्डनिंग प्रोसेस है, याद रखना, ये टेम्परिंग प्रोसेस नहीं है, ये हार्डनिंग प्रोसेस है ऑस टेम्परिंग। लिखा बेशक है ऑस टेम्परिंग, लेकिन ये क्या है, हार्डनिंग प्रोसेस है, याद रखना। तो इट इज़ आल्सो नोन एज आइसोथर्मल क्वेंचिंग, इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल क्वेंचिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस द स्टील इज हीटेड अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, इस प्रोसेस में स्टील को हीट करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर में, एट अबाउट कौन सा क्रिटिकल टेम्परेचर, 875 डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड बोल दो, सेल्सियस क्या बोल रहा हूँ। तो वेयर द स्ट्रक्चरल कंस्टेंट एंटायरली फॉर ऑसेंटिनाइट। अब दोस्तों देखो नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या लिखोगे आप,
कि इट इज़ देन सडनली कूल्ड बाय क्वेंचिंग, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इसको तुरंत एकदम क्वेंचिंग के द्वारा कूल्ड किया जाता है इन सॉल्ट बॉथ या फिर साल्ट वाले पानी में, और लेड बाथ भी बोल सकते हैं। मेंटेन एट टेम्परेचर अबव, उसमें टेम्परेचर उसका मेंटेन होना चाहिए 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू 525 सेंटीग्रेड तक दोस्तों। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि मार्ट टेम्परिंग क्या होती है, ठीक है दोस्तों। तो दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज स्टेप्ड क्वेंचिंग, इसको हम स्टेप्ड क्वेंचिंग भी बोलते हैं और इंटरप्ट क्वेंचिंग भी बोलते हैं इसको दोस्तों। तो इट कंसिस्ट ऑफ हीटिंग स्टील अबव द अपर क्रिटिकल पॉइंट टू देन क्वेंचिंग इट द सॉल्ट बाथ में और केप्ट इन सुइटेबल फॉर टेम्परेचर। कुछ नहीं करते हैं, इसमें भी हीट करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक, उसके बाद इसको क्वेंचिंग कर देते हैं। किस चीज़ में क्वेंचिंग कर देते हैं? साल्ट बाथ में, और उस टेम्परेचर को फिर रखते हैं थोड़ी देर तक वहाँ पर। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कि सरफेस हार्डनिंग क्या है दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सरफेस हार्डनिंग, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम में, कल के एग्ज़ाम में ये भी आ सकता है। तो देखिए सरफेस हार्डनिंग क्या है। बेसिकली सरफेस हार्डनिंग में क्या करते हैं, जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेने जाते हैं या कुछ भी लेने जाते हैं तो आप उसको स्केच मार के देखते हैं कि भैया ये ठप है थोड़ा सा ना, सरफेस को देखते हैं कि सरफेस कैसी है, हार्ड तो है इसकी सरफेस। ये नहीं मैं उसे स्केच वगैरह मारूंगा हाल आसानी से आ जाएंगे। तो वही वही होता है दोस्तों, उसी को कहते हैं हम सरफेस हार्डनिंग, कितना हार्ड है ना, ठीक है। अब इसको करते कैसे, इन मैनी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, बहुत सारे इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में इट इज़ डिज़ायरेबल डेट द स्टील विंग यूज शुड हैव हार्डन सरफेस। जो स्टील हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कैसी होना चाहिए, हार्डन सरफेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो रजिस्ट कर सके वियर को, वियर एंड टीयर, कोई उसमें क्रैक आ रहे हैं कोई, है ना, इस सबको रजिस्ट कर सके। एंड द सेम टाइम इट शुड हैव सॉफ्ट, और उस टाइम वो सॉफ्ट भी हो और टफ भी हो, है ना, इंटीरियर ऑफ कोर अंदर तक, डेट इज एबल टू एब्जॉर्ब एनी शॉक ई। क्यों होना चाहिए ऐसा? क्योंकि जो भी उस पर एकदम से शॉक पड़े वो उसको रोक सके, यानी टूट जाए, है ना, शॉक को झेल सके, वियर एंड टीयर ना हो उसमें। दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज एप्लीकेशन टू गियर्स। ऐसे जो ट्रीटमेंट एप्लीकेशन होते हैं वो किस में, गियर्स में होते हैं, बॉल बियरिंग में होते हैं, जो आप लगाते हो अपने मोटरसाइकिल वगैरह उसमें लगते नहीं गियर वगैरह, बॉल बियरिंग वगैरह, और उसमें सडनली आपका एकदम से शॉक आ जाता है, वो झेलते हैं ना उस चीज़ को, तो हार्डनिंग किया जाता है उसकी। इसीलिए रेलवे के व्हील्स, रेलवे के पहिए देखिए ना, 4 बार मैकेनिज्म जिसमें लगी होती है, उसके अंदर भी हम करते हैं सरफेस हार्डनिंग। द वेरियस सरफेस केस हार्डनिंग प्रोसेस आर एज फॉलो। कौन कौन सी सर्विस हार्डनिंग प्रोसेस होती हैं दोस्तों? कार्बोनाइजिंग क्या होता है, साइनाइडिंग क्या होता है, नाइट्राइडिंग क्या होती है, और इंडक्शन हार्डनिंग और फ्लेम हार्डनिंग। ये क्या है दोस्तों आपकी प्रोसेसेस हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो में आपको इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, और साथ में लाइक भी करें। और नेक्स्ट वीडियो चाहते हो यूनिट के तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर इसके आज इसमें 500 व्यू चले गए, 500 व्यू चले गए, तो मैं आपको नेक्स्ट यूनिट की वीडियो अपलोड कर दूंगा आज ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।